हाँ जी, शुरू करें तुम्हारा CMA फाइनल पेपर नंबर 14। पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी, तो फाइनल में मैं आप लोगों को ये वाला पेपर पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया होगा। FM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, SFM जिसको बोलेंगे हम लोग। अब पेपर नंबर 14 है आपका, ये थर्ड ग्रुप के अंदर, थर्ड और फोर्थ दो ग्रुप हैं, तो जिसको आप फर्स्ट और सेकंड भी बोल सकते हो। तो ये आप क्या करेंगे, हाँ जी, ये आपके फर्स्ट ग्रुप में आएगा, देखा जाए तो थर्ड ग्रुप का पार्ट है। ओके, कितने मार्क्स का पेपर है सर? पूरे 100 मार्क्स का। इस बार FM पूरा 100 मार्क्स है। इंटर में आप लोग 50 मार्क्स FM पढ़े थे, अब आपका पूरा 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। और इसमें क्या क्या आएगा? टोटल इन्होंने 5 सेक्शन बनाए हैं इस बार सिलेबस 22 के अंदर। इस बार मतलब सिलेबस 22 में, पहले जो सिलेबस 16 चलता था वो अलग, बट हाँ सिलेबस 16 और सिलेबस 22 के अंदर FM के अंदर ज्यादा कोई चेंज नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस के नाम पर जो आपके नया ऐड हुआ है, पहले आपको हालांकि 16 से आपको कोई लेना देना नहीं है, बट ठीक है, इंटर से आप आए हो 16 में करके आए हो, अभी 22 में फाइनल आपको देना है सिलेबस 22 का। तो मैं आपको ये बता देता हूँ हल्का सा कि देखो, एक तो ये डिजिटल फाइनेंस, ये आपके पहले नहीं हुआ करता था सिलेबस 16 में, 5 नंबर का थ्योरी। डिजिटल फाइनेंस मतलब वही क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह ये सब आपको आएगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा। 5 नंबर का, मुझे लगता है इसमें से कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं आने वाला। तो 5 नंबर का थ्योरेटिकल है ये जो ऐड हुआ है। और क्या ऐड हुआ है? एक 5 नंबर का यहां पर ये सिक्योरिटाइजेशन, ये वाला पार्ट ऐड हुआ है। बाकी पूरा का पूरा वही है जो सिलेबस 16 में था, सेम डिट्टो। अब क्या क्या है सर, यहां पर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, देखा जाए तो अगर इस डिजिटल फाइनेंस को हटा दें तो टोटल 4 पार्ट है। सेक्शन A जिसको इन्होंने वेटेज दिया है 25 नंबर का, सेक्शन B इन्होंने वेटेज दिया है 35, और 20 और 15। अब इन्होंने क्यों बोल रहा हूं आप सबको पता है, ये लोग वेटेज को ध्यान में नहीं रखते हैं, ये लोग बिल्कुल भी ईमानदारी से पेपर नहीं बनाते हैं। वेटेज हमको देते हैं बट एक्चुअली उस वेटेज के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आता है। ये सब आप लोगों ने अभी के पेपर्स में देखा भी होगा इंटर में, राइट? अब सर पढ़ना क्या क्या है, देखो, जो सेक्शन A है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें जो पहला वाला पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैंने इंटर में आपसे कहा था कि देखो FM के अंदर कैपिटल बस्टिंग अभी पढ़ लो, फाइनल के अंदर फर्स्ट चैप्टर वही मिलेगा। तो ये जो पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, वो वही कैपिटल बस्टिंग है जो आप इंटर में पढ़ के आए हो, सेम। तो 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा कर देंगे हम उसके अंदर, बाकी सेम वही नोट्स काम आने वाले हैं जो आपके इंटर में थे, सेम वही लिखा जाएगा। ओके, फिर उसके बाद वो सारे मेथड्स आपको आई थिंक याद होंगे, NPV, PI, IRR, ARR सब याद है कि नहीं है? इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट, आई थिंक सब कुछ याद होगा। हाँ जी, यस सर, ओके सौरभ, यश, वेरी गुड। हाँ जी, देखो फिर उसके बाद सर इसमें और क्या आएगा? अब एडवांस कैपिटल बस्टिंग आ जाएगा। एडवांस कैपिटल बस्टिंग मतलब यहां पर रिस्क को भी कंसिडर किया जाएगा। सेकंड जो चैप्टर होगा वहां पर सारे नए फॉर्मूलाज मिलेंगे। यहां पर ऑब्वियसली FM फॉर्मूलाज बेस्ड है और भर भर के फॉर्मूलाज है फाइनल के अंदर। इंटर में जितने थे उससे भी ज्यादा फाइनल में मिलने वाले हैं तुमको। ऑब्वियसली वहां 50 का था, यहाँ पे 100 का है। रिस्की प्रपोजल, तो अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां पर अच्छा कहीं इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क भी तो होता है कि नहीं होता है, और हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क अलग अलग होता है, हर प्रोजेक्ट का रिस्क अलग अलग होता है, तो उनको रिस्क के बेसिस पे जज करना, स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पर जज करना, यहां सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद लीजिंग डिसीजन। लीजिंग डिसीजन में क्या मिलेगा सर, कि कोई एसेट हमें लीज पर लेना बेनिफिशियल है या हमें उसे खरीद लेना बेनिफिशियल है।
या लीज पर लेना बेनिफिशियल है या हम उसे हायर परचेज बेसिस पर खरीद लें। तो डिसीजन मेकिंग है। तो पहला चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो गया, यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए डिसीजन मेकिंग हो गया है और ये आपका टोटल 25 नंबर कवर कर रहा है, 25 मार्क्स। फिर उसके बाद सेक्शन बी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे SAPM, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ जी, SAPM। SAPM में क्या आएगा, पूरे FM के अंदर, SFM के अंदर ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। पूरे SFM में ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, 35 मार्क्स का, 35% ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इसमें एक बार आप तैयार कर लिए ना तो नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे इस 35% पोर्शन में। अगर पेपर इसमें से वाकई 35 का दे देते हैं वो लोग तो ये नंबर कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला इज लर्न तो आंसर आ जाएगा। और इसमें आपको किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता, केस स्टडी बनाकर क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता, डायरेक्ट ही पूछना पड़ेगा, जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं वैसे ही पूछे जाएंगे। तो चेंज का भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता। यहां पर ढेरों क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है और वही पैटर्न के क्वेश्चन आपको वहां पर भी मिलने वाले हैं। कोई चेंज नहीं, कोई केस स्टडी जहां पे बनती है ना वहां पर वो चेंजेस कर सकते हैं, वहां पर लैंग्वेज में आपको परेशान किया जा सकता है, कैपिटल बस्टिंग में परेशान किया जा सकता है, लेकिन यहां इस 35% मार्क्स में, इस 35 मार्क्स में आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया जा सकता। इसमें हमें सीखने को क्या मिलेगा, ये जो नाम लिखे हुए हैं वो तो अच्छी बात है, बट इसको इन्होंने क्या किया, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सिलेबस 16 में क्या होता था, एक SAPM एक चैप्टर था, यहां पे इन्होंने इनके अलग अलग चैप्टर्स बना दिए, तो देख के डरने का नहीं है, ठीक है ना। सर इसमें सीखने को क्या मिलेगा, मैंने कहा देखो जी, नाम से पता चल रहा है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पहले हम बात करेंगे किसी सिक्योरिटी के बारे में कि कोई सिक्योरिटी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, TCS है, कोई भी सिक्योरिटी है, वहां पर आपका रिटर्न कितना बैठ रहा है, आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप वहां पे रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उस सिक्योरिटी में रिस्क कितना है। फिर उसके बाद हम आएंगे पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, सर पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न कितना है। सर पोर्टफोलियो क्या होता है, कोई बताएगा मैसेज करके, पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी में क्या फर्क है। पोर्टफोलियो मतलब क्या हो गया, सर पोर्टफोलियो मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, बंच ऑफ सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। तो सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना बेटर है या नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना बेटर है, बोलो। पोर्टफोलियो बेटर है या सिंगल। पोर्टफोलियो मतलब कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ सौरभ, ओके दिव्यांशु, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, ओके यश, ओके सौरभ, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, अलग अलग सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई होता है, वेरी गुड दिव्यांशु। हम अपना पैसा अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, पावर सेक्टर, IT सेक्टर, होटल इंडस्ट्रीज, बैंकिंग सेक्टर, FMCG, अलग अलग कंपनीज में हाँ इन्वेस्ट करते हैं और एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। क्यों? जिससे हमारी रिस्क क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हम सीखेंगे कि कैसे कौन से सिक्योरिटीज का कॉम्बिनेशन किया जाए कि हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाए और रिटर्न रिड्यूस ना हो। तो ये पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ा जाएगा और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, रिटर्न हुआ, रिस्क हुआ, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोरिलेशन है, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। बीटा है, बीटा की कैलकुलेशन सीखने को मिलेगी। सिर्फ बीटा, पहले तो इंटर में क्या था, सिर्फ बीटा एक फॉर्मूले में आया था CAPM के अंदर, अभी बीटा कैलकुलेट कैसे होता है वो भी देखना पड़ेगा कि बीटा कैलकुलेट कैसे होगा, और फिर उस बीटा को CAPM में यूज करेंगे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जो CAPM हमने इंटर में पढ़ा था वही यहां पर आएगा, RF प्लस बीटा इंटू RF माइनस RF। अगर किसी ने ओनली अदानी में किया होता तो हैवी लॉस फेस किया होता। हाँ यश, ऑब्वियसली अदानी है, यस बैंक है, ठीक है ना, उससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज हैं। हाँ दिव्यांशु करेक्ट, याद है तुमको। हाँ CAPM, चलो कोई ना।
तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खूब बड़ा चैप्टर रहने वाला है, खूब सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर अपने को सीखने वाले हैं और ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जानी है। पोर्टफोलियो थ्योरी प्रैक्टिस, एसेट प्राइसिंग थ्योरी, इवोल्यूशन रिवीजन, ये सब चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। 8, 9, 10 और 11 पोर्टफोलियो जो मैं बोल रहा हूं उसमें मैं सारा कवर करूंगा। उसके बाद जो आप सीखेंगे वो होगा म्यूचुअल फंड, वो होगा म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो सीखने के बाद ही म्यूचुअल फंड पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको पोर्टफोलियो आ गया फिर उसके लिए म्यूचुअल फंड पढ़ने की अलग से कोई कंसेप्ट नहीं होता, बस क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड सही है, बहुत सुना है, बट क्यों सही है? कोई रीजन, कोई दलील इसके लिए कि म्यूचुअल फंड सही है? और एक लाइन और पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्या है ये? म्यूचुअल फंड के एड में ये क्यों बोलते हैं? एक तरफ बोलते हैं सही है, दूसरी तरफ बोलते हैं सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ऐसा क्यों? कंपनी को मनी देते हैं, वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है। हाँ दिव्यांशु, होता क्या है उसमें दूसरी कंपनी अपनी नॉलेज लगाकर हमारे लिए डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, रिस्क कम होता है। ओके यश, दिव्यांशु, ओके सुनो, क्या है ना, अब तुम तो नए नए बच्चे हो, तुम में से बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे दिव्यांशु का मुझे पता है कि वो इन्वेस्टमेंट करता है, बाकी तो बहुत कम बच्चे हैं होंगे जो इन्वेस्टमेंट करते होंगे, राइट? तो आप लोगों को नॉलेज नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करना है। अब सीए में बनने के बाद पैसा तो कमाओगे तुम लोग, हालांकि तब तक मैं तुमको फाइनल एफएम भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका भी पता चल जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, फिलहाल के लिए तुम्हारे पास पैसा है, अब तुमको इन्वेस्ट करना है, तुम्हें उसका नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज कि पैसा कहाँ लगाए, तो किसी से पूछते रहोगे टिप्स दे दो टिप्स दे दो, वैसा नहीं करना। वो बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं है वो क्या कर सकता है, अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, जहां पर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी काम करती है, एएमसी, वो आपके पैसे को मैनेज करती है और क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करती है जैसा उनको सही लगता है। जो उनको कंपनी सही लगती है उन कंपनीज में वो इन्वेस्ट करती है। हालांकि म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के होते हैं, डेट फंड भी होता है, इक्विटी फंड भी होता है, वो आपकी चॉइस है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाइब्रिड फंड भी होता है, बहुत सारे फंड है। म्यूचुअल फंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा पूरी डिटेल्स में कि कौन कौन से फंड है, क्या क्या रोल है इनका। ओके, तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे देते हैं, जिससे वहां पर जो बैठे प्रोफेशनल लोग हैं वो आपका पैसा वाइजली इन्वेस्ट करते हैं और आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, रेयर केसेस। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहता है, एक अगर कंपनी डूब भी जाती है कोई बात नहीं है, बाकी का कंपनी के अंदर तो पैसा बना रहता है। और वो लोग जनरली वो क्या करते हैं, उनको पहले जैसे ही भनक पड़ती है कि भैया यहाँ पैसा सेफ नहीं है, वो अपना पैसा वहां से विड्रॉ करके किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज। एक फायदा तो ये कि भैया नॉलेज नहीं था इसलिए म्यूचुअल फंड में लगा दो, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। दूसरा, प्रोफेशनल बैठे रहते हैं वहां पर। अच्छा, तीसरा, मेरे पास तो भैया 1000 रुपए है, इन्वेस्ट करना है, 5000 रुपए है, इन्वेस्ट करना है, 10,000 रुपए है, इन्वेस्ट करना है। ज्यादा पैसा नहीं है जी, 10,000 20,000 रुपए रखता हूं जी, इन्वेस्ट करना है मेरे को। तो अब 10,000 20,000 रुपए में तुम कितनी कंपनी के शेयर ले लोगे, कितनी कंपनीज के शेयर ले लोगे? ज्यादा नहीं लिए जाएंगे। कोई 3-4 हजार रुपए की कंपनी का शेयर, 3,000 रुपए का कोई शेयर लिया तो 20,000 रुपए में सिर्फ 4,000 अगर होता है तो सिर्फ 5 शेयर आएंगे आपके पास। और आप तो चाहते हो कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए भी क्या किया जाता है, अगर आपके स्मॉल इन्वेस्टमेंट होते हैं, छोटा छोटा अमाउंट है, तब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इन सबके पास इंडिविजुअली 20-20 हजार रुपए है। ये सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए। अब म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा आ जाना है सर? म्यूचुअल फंड के पास टोटल 1 लाख रुपए आ जाना है। तो वो जो पैसा बड़ा बन जाएगा, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए बताया, करोड़ों में डील होती है, छोटा छोटा पैसा बन के बहुत पैसा बन जाता है। तो अब म्यूचुअल फंड के पास क्या होता है, भर भर के पैसा आता है। और एसआईपी तुमने बहुत सुनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर महीने बंदे क्या करवाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं। तो उनके पास बहुत ऑप्शन रहते हैं अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने का। तो आप अपने कम पैसे को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपकी उसी पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है,
अब इन्होंने 1 लाख रुपए इकट्ठे करके इन्होंने क्या कर दिया, 10 कंपनीज के शेयर ले लिए, तो आपका जो पैसा था ना 20,000 रुपए, वो भी 10 कंपनीज में इन्वेस्ट हो गया है। ऐसे आप 20,000 रुपए को 10 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, समझ में आया? तो ये म्यूचुअल फंड भी सीखने को मिलेगा इसी चैप्टर में। फिर उसके बाद सिक्योरिटी हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और एक बॉन्ड वैल्यूएशन, जो कि मैं इससे रिगार्डिंग आपको थोड़ा बहुत इंटर में भी पढ़ाता हूं, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपको स्लोगन याद हो जो मुझसे पढ़ रखा है, उसको पता होगा किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है। बोलो किस किस को याद है जिसने मुझसे पढ़ा हुआ है? किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो यहां पे काम आएगा ये बॉन्ड वैल्यूएशन में, बॉन्ड वैल्यूएशन। ओके, सौरभ, रिमझिम, यश, दिव्यांशु, राघव, करेक्ट, ठीक है जी, काफी लोगों को याद भी है। तो ये चैप्टर बॉन्ड मतलब वही सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बॉन्ड पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, तो देखेंगे इसका आज वैल्यूएशन क्या होगा। ये सारा चीजें कवर होगी आपके 35 मार्क्स में। सेक्शन बी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा सेक्शन सी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, 20 मार्क्स का है यहां पर, और यहां पर आपको सीखने को मिलेगा डेरिवेटिव्स। अब ये क्या होते हैं डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी अंडरलाइंग एसेट से। सर बोले तो बेसिकली अगर आपने कभी सुना होगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हालांकि बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी यहां पे, सीखने को मिलेंगी, बट बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर और ऑप्शन यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा। कौन कौन बच्चे ने मेरे को मैसेज करके बताना फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में कहीं देखा है, सुना है, पढ़ा है? ऐसा कौन कौन बच्चा, या किसी ने ट्रेड किया हो, मैसेज करके बताओ कि सर हमने देखा है, ट्रेड किया है। ओके दिव्यांशु, वेरी गुड। फ्यूचर ट्रेड किया है या ऑप्शन ट्रेड किया है? यश ने कहा थोड़ा सा सर यूट्यूब पे देखा है। ओके, ठीक है जी यश। निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंट्राडे किया है, ठीक है दिव्यांशु, इंट्राडे किया है, पोजीशन रखी नहीं है, होल्ड नहीं की रात में, ओवर द नाइट पोजीशन नहीं रखा, ठीक है। तो फ्यूचर और ऑप्शन बाकी सबके लिए एकदम नया है? हाँ सर बाकी सबके लिए एकदम नया है, कोई ना, देखेंगे धीरे धीरे। मतलब पूरा शेयर मार्केट है? हाँ सर पूरा शेयर मार्केट है, फ्यूचर ऑप्शन पूरा पढ़ाया जाएगा, और थियोरेटिकली के साथ साथ प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। हाँ दिव्यांशु, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि कैसे होता है। जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को, और वहां से आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं और कैसे आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं हमें। तो जैसे जैसे थ्योरी सिखाऊंगा ऑब्वियसली पहले प्रैक्टिकल बताऊंगा, तब आपका एक व्यू जनरेट होगा, और फिर आप उस थ्योरी को अच्छे से कर पाएंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे करते हो वो थियोरिटिकल ही है, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे करते हो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एसबीआई है, आपको एसबीआई का शेयर खरीदना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? सर मेरे को तो आज ही खरीदना है और आज ही बेच देना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं शाम तक उस पर प्रॉफिट कमा लूंगा, दैट इज इंट्राडे। सुबह खरीदा, शाम को 3:15 3:20 तक वापस बेच दिया, दैट इज इंट्राडे। मुझे लगता है कि नहीं सर मेरे को तो एसबीआई का शेयर रखना है फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म, ये इन्वेस्टमेंट हो गया है, दैट इज डिलीवरी या कैश एंड कैरी, सीएनसी ऑर्डर्स बोलते हैं इसको। मैंने कहा नहीं मेरे को डिलीवरी नहीं लेना, डिलीवरी में बहुत पैसा लग जाता है। तो मेरे पास दो और ऑप्शन है, मुझे लग रहा है कि महीने भर के अंदर अंदर 15 दिन, महीने भर के अंदर अंदर एसबीआई का शेयर भागना तो है, बढ़ेगा तो सही। तो मेरे पास एक और ऑप्शन होता है डेरिवेटिव,
SBI फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य नहीं, SBI फ्यूचर इज अ प्रोडक्ट जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। SBI फ्यूचर लिखूंगा तो SBI फ्यूचर खरीदूंगा, 15 दिन बाद 30 दिन बाद बेच दूंगा। डिपेंड करता है कौन सी एक्सपायरी के लिए लिया है। फ्यूचर में 3 एक्सपायरी होती है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है सर? मार्च चल रहा है, 29 मार्च। और आज क्या है? जैसा कि स्टार्टिंग में बात हुई थी कि सर आज लास्ट एक्सपायरी डे है। जैसे ही मार्च खत्म हो जाएगा, आज की एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद जो सीरीज चालू हो जाएगी वो अप्रैल, मई और जून, एट ए टाइम 3 सीरीज चलती है। अप्रैल सीरीज का सौदा कर पाओगे आज के बाद, मई सीरीज का सौदा कर पाओगे और जून सीरीज का सौदा कर पाओगे। वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत हाँ आराम से बताया जाएगा, टेंशन नहीं। ऐसे ही एक और ऑप्शन होगा क्या कि आप SBI के ऑप्शंस में डील करें। ऑप्शन 2 तरह के मिलेंगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ऑप्शन 2 तरह के मिलेंगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ये पूरा आपको डिटेल में पूरा समझाया जाएगा प्रैक्टिकली। ये सारी चीजें अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ये आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। और डेरिवेटिव वाला पार्ट मिलेगा आपके यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर, 20 मार्क्स। फिर उसके बाद जो आपके आएगा नेक्स्ट सेक्शन डी, 15%, 15 नंबर का, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम बोलेंगे फॉरेक्स। इन शॉर्ट फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज को बोला गया फॉरेक्स। तो फॉरेक्स पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें क्या सीखने को मिलेगा? कुछ कंपनीज होती है जो फॉरेन में भी जिनके ट्रांजेक्शन होते हैं, डील किया जाता है, फॉरेन से भी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उनके लिए अपने को जानना, सीखना, पढ़ना जरूरी होता है क्या? फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स। क्यों पढ़ना जरूरी होता है? क्योंकि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो भी सौदे हैं उसमें रिस्क रहता है। रिस्क कैसा रहता है? मैं कहा देखो जी, मैंने $1,00,000 क्या किया, $1,00,000 का सामान परचेज किया। आपने AS11 में थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके रिगार्डिंग, इंटर में। मैंने $1,00,000 के लिए सामान खरीदा, मेरे को पेमेंट कब करना है? मेरे को आज क्या है ना, आज $1 इक्वल्स टू रुपीज चल रहा है, मान लो 80 रुपीज मान लो, और मुझे पेमेंट करना है इसे 3 महीने बाद। 3 महीने का मेरे को क्रेडिट मिल रखा है, क्रेडिट फैसिलिटी है मेरे पास, कुछ चार्जेस होंगे अलग से, वो एक अलग बात है। 3 महीने बाद मुझे लग रहा है कि $1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो बताओ, क्या मुझे कोई नुकसान हो रहा है यहां पर? क्या मुझे यहां पर कोई नुकसान हो रहा है? आज पेमेंट करूं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? राशिका हो रहा है, महंगा हो गया। हाँ सौरभ, करेक्ट है। हाँ जी राघव, अभी अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो $1 के लिए मेरे को 80 रुपीज, मैं डॉलर पॉकेट में लेके तो घूमता नहीं हूं ना, तो मुझे बैंक से डॉलर परचेज करने होंगे ट्रांसफर करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा सर, 80 रुपए पर डॉलर में डॉलर खरीदूंगा। तो मेरे को पेमेंट कितना करना पड़ेगा? अभी अगर मैं पैसा देता हूं तो 80 लाख, और 3 महीने बाद मुझे लग रहा है 85 हो जाएगा, तो मेरे को अगर 3 महीने बाद पैसा देना होगा तो 85 लाख रुपीज देना पड़ेगा। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस आया है, उससे मेरे को 5 लाख का नुकसान हो रहा है बैठे बैठे, सामान वही और 5 लाख का नुकसान। इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजीज हम पढ़ेंगे। हेजिंग फंक्शन, यस, हाँ यश, दिव्यांशु, हेजिंग, खुद को सेव करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मनी मार्केट हैज किया जाएगा। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगी जिसे अपन सीखेंगे। फॉरेक्स, तो ये फॉरेक्स चैप्टर का रोल रहने वाला है आपका, तो काफी अच्छा रहने वाला है फॉरेक्स के अंदर भी। तो एक तो ये मैंने बेसिक बताया कि आप इस तरीके से कैसे होगा, और इससे प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है, सिर्फ हेजिंग नहीं। यहां पर आप क्या कर सकते हो, आर्बिट्रेज करके, आर्बिट्रेज मतलब सर्टेन प्रॉफिट, स्ट्रेटेजीज का यूज करके, चाहे डेरिवेटिव हो चाहे फॉरेक्स हो, वहां पर आप आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजीज डेवलप करके सर्टेन प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आप एसएफएम में पढ़ने को मिलेगी पेपर नंबर 14 के अंदर। ओके, तो सुनने में आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बोलो यस और नो।
ये सब चीजें अपने को सीखने को मिलेंगी कुछ नया। हाँ यश, राघव, ओके, मजा आएगा, सौरभ बोल रहे हैं। हाँ जी, वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है आपके लिए एसएफएम, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है पूरा। हाँ, पूरा मजा लेते हुए आप कीजिएगा, बशर्ते साथ साथ में एक ये कहूंगा, आप शेयर मार्केट पे अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लग जाएं। शेयर मार्केट का थोड़ा थोड़ा, इन्वेस्ट करना नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या करते रहो, देखने लग जाओ, मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन देखने लग जाओ, उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ने लग जाओ, कुछ फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में देखने लग जाओ। जितना नॉलेज होगा तुमको, उतना तुम्हारे लिए स्कोर करना आसान होगा। हाँ जी, उतना स्कोर करना आसान होगा। हाँ यश, तो ये टोटल आपका पूरा पार्ट रहने वाला है 100 मार्क्स का, जिसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। बाकी प्रैक्टिकली मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला कि भैया ओवरव्यू के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। स्ट्रेटेजी देखो पूरा डिटेल में, आपका ये जो मॉड्यूल बनाया गया है वो पूरा डिटेल के अंदर बनाया गया है। कोई पढ़ना चाहे तो आराम से बैठ के उसको डिटेल में पढ़े, बहुत कुछ चीजें दे रखी है। अच्छा, जैसे एसएपीएम की बात करूं, एसएपीएम जो 35 मार्क्स का था, आपने भी कभी कभी नाम सुने होंगे, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। दोनों में फर्क क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या देखते हैं? वो कंपनी इंटरनली साउंड कितनी है। फंडामेंटल एनालिसिस, आप उसकी अर्निंग्स के बारे में जज करते हैं, आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जजमेंट करते हैं। हाँ जी, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस, यस, चार्ट पैटर्न, चार्ट को एनालाइज करना, इंडिकेटर्स को यूज करना। दैट इज जो आपने बहुत आजकल यूट्यूब पे, अगर एक बार आप तुम सर्च करने लग जाओ ना यूट्यूब पे या इंस्टा पे, उसी के रिगार्डिंग सब कुछ आने लग जाएगा। बार बार नोटिफिकेशन या बार बार जो क्लिक होगा पोस्ट, वो वही उसी के रिगार्डिंग होगी। तो एक बार क्लिक करने की जरूरत है, बार बार आपका इंटरेस्ट जगेगा। तो मैं यही कहूंगा, अब ऐसे कुछ चैनल्स वगैरह को आप वहां पे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नॉलेज उसके रिगार्डिंग बढ़े। हाँ, रील्स ही उसी की आती है, आएंगी वो जो आप इंटरेस्ट, ऑब्वियसली एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अपन देखने लगते हैं बार बार उसी से रिलेटेड अपने को चीजें शो की जाती है। तो हाँ जी, तो चार्ट एनालिसिस, कभी किसी ने सुना है कैंडल स्टिक पैटर्न? कैंडल स्टिक पैटर्न, हाँ जी, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, आज पूरा चार्ट पे लेके जाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में। हालांकि मैं पूरा यहाँ पर नहीं सिखा पाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस, उसमें अगर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर हम एंटर हो गए तो एंडलेस है, एंडलेस है। तो लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, बट जितनी चीजें रिक्वायरमेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल उतनी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वरना तो ये तो शेयर मार्केट का पूरा कोर्स है भैया, लेते जाओ, एंडलेस है। कहते हैं 3 साल अगर आपने शेयर मार्केट को दे दिए तो शेयर मार्केट तुम्हारा है। 3 साल बस प्रॉपर एनालिसिस कर लिया तो शेयर मार्केट तुम्हारा है, फिर तुम उससे पैसा जनरेट कर पाओगे श्योरली। खैर देखो, चल इसमें डन, पूरा यहाँ पर डिटेल नहीं देखा, ठीक है, चैप्टर जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। ओके, कुछ लोग इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज करते होंगे। चलो तुमको एक बार जीरोधा का प्लेटफॉर्म दिखाता हूं मैं कैसा है। हाँ जी, हम आ गए हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, और जिस कैंडलस्टिक चार्ट की मैं बात कर रहा था वो ये है, कैंडलस्टिक चार्ट। सर इसको कैंडलस्टिक चार्ट क्यों बोलते हैं? ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, यहां पर जीरोधा पे लेकर आऊंगा और प्रॉपर समझाऊंगा। ये मैं निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूं 3 घंटे का। ओके, 3 घंटे, हाँ जी। ये कैंडल्स क्या करती हैं, ये अलग अलग टाइम फ्रेम होती है। देखो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। मान लो अगर मैं जैसे 10 मिनट का सेट करता हूं, तो ये कैंडल्स, एक कैंडल क्या कर रही है, 10 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कैंडल कैसे बनती है, ये रेड क्यों है, ये ग्रीन क्यों है, कुछ बच्चों को ये भी समझाना पड़ता है क्योंकि वो एकदम न्यू है। यस, कुछ क्या सारे ही बच्चे नहीं होते हैं बेचारे, बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। लेकिन हाँ, ये गारंटी है, अगर इंटरेस्ट आ जाता है, अगर आप वाकई में ट्रेड करते हो, तो आपके 70 स्कोर कहीं नहीं जाएगा एफएम में, इजीली इजीली 70 80 जित मतलब हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो वो बंदा।
कहने का मतलब है, क्योंकि प्रैक्टिकली आने पर बहुत इजी हो जाता है उसके लिए चीजों को समझना। एक तो लाल कलर है, बोले तो रेड कलर, और एक है कैंडल ग्रीन कलर में। ये इस तरह की कैंडल्स हैं। ग्रीन कलर का मतलब है यहां पर कि उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन के लिए कैंडल फ्रेम हुई है, उस ड्यूरेशन में मार्केट में प्राइस बढ़ा है। ये वाला लेवल ओपन लेवल को डिनोट करेगा, ये वाला लेवल क्लोज को डिनोट करेगा। उस ड्यूरेशन में हाई कहां तक गया ये डिनोट करेगा, और लो कहां तक गया ये डिनोट करेगा। इसे कहते हैं बॉडी पार्ट, इसे कहेंगे बॉडी पार्ट, और इसे कहेंगे, ये जो लाइन है दैट इज विक, दैट इज विक। तो ये जो बॉडी पार्ट और विक पार्ट है वो दोनों मिलकर बनता है कैंडल, और इनसे हमें 4 वैल्यूज पता चल जाती है। ओपन कहां पे हुआ, क्लोज कहां पे हुआ, हाई कहां तक गया, और लो कहां तक गया। ऐसे ही सेम टाइम अगर रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बनने का मतलब हो गया कि उस ड्यूरेशन में प्राइस गिरा है, डाउन हुआ है, तो ऑब्वियसली ओपन कहां पे हुआ होगा, ओपन ज्यादा पे हुआ होगा, क्लोज कहां पे हुआ होगा, कम पे हुआ होगा, और लो यहां तक गया और हाई यहां तक गया। तो दिस इज द कैंडल स्टिक, और ये पूरा चार्ट है कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न। हाँ जी, जिसको एनालाइज किया जाता है और ट्रेड इनिशिएट किए जाते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट ही है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब मैंने ये तो अभी 10 मिनट का यूज किया, अब मेरे को दिख रहा है कि भैया मैं ना एक काम करता हूं, मैं 3 घंटे का चार्ट देखता हूं। मतलब अब ये कैंडल 3 घंटे की है, हर एक कैंडल 3 घंटे की है। और देखो मार्केट कहां से, अभी कृष्णा बोल रही थी ना कि सर 18,000 कब आएगा, क्योंकि वो रवाना कहां से हुआ था। देखो गिरना कब से स्टार्ट हुआ, 18,000, अराउंड 18,000, यहां से 18,100, गिरते 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 कहां तक आ गया है, करीब 16,969, बोलो तो 17,000, 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। कब से, 13 फेब है, ये 17 फेब है, और ये मार्च चालू हो गया है, और अब ये मार्च का एंड आ गया है यहां पर। तो कंटिन्यू गिरे जा रहा है मार्केट। रीजन बता सकते हो, ऐसा क्या न्यूज आया था कि मार्केट इतना गिर गया? दिव्यांशु कह रहा है अदानी पहला तो, और हिंडरबर्ग, ओके, मे बी, हाँ सौरभ, सिलिकॉन वैली, जो अमेरिका की जो बैंक्स है, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, हाँ जी। तो इनकी वजह से क्या हो गया, ये कुछ बैड न्यूज़ की वजह से, बैड न्यूज की वजह से क्या हो गया है, बैड न्यूज की वजह से मार्केट ने क्या किया, उसको एनकैश किया, उसको डिस्काउंट किया न्यूज को, और मार्केट डाउन हो गया। खैर, जब भी हालात सुधरेंगे ऑब्वियसली, ना तो मार्केट हमेशा ऊपर रह सकता है, ना ही मार्केट हमेशा नीचे रह सकता है। तो नीचे है तो ऊपर भी जाएगा, और ये नीचे का टाइम उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है, किनके लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहेंगे कि मार्केट नीचे हो और जितना सस्ता हम शेयर खरीद सकें। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर वेट करता है कि मार्केट कब गिरेगा। तो खैर ये सब चीज़ अपने को देखने को मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ बताता था भी कैसे हैं। जैसे मैं अगर लिखूँ यहाँ पर SBI शेयर, या ठीक है SBI, मेरे को SBI खरीदना है, तो मैंने यहाँ पे SBI टाइप किया, और ये बाय सेल का ऑर्डर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। मैं इसको फिलहाल अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ SBI। सर मेरे को SBI इंट्राडे करना है, वो मेरे कहा यहाँ से हो जाएगा SBI के अंदर। मैं कहा SBI फ्यूचर लेना है, मैं कहा SBI फ्यूचर लेना है, तो ये लो जी SBI फ्यूचर टाइप करो। SBI फ्यूचर लिखते ही देखो मार्च, अप्रैल और मई 3 सीरीज आ रही हैं, दिख रहा है ना तुमको लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है आई थिंक, हाँ सर, ये मार्च, अप्रैल और मई। ओके, मार्च क्यों आ रहा है, क्योंकि आज अभी लास्ट डे है एक्सपायरी का, आज वेंसडे, वैसे थर्सडे लास्ट होता है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ,
बट कल छुट्टी है, रामनवमी है, तो आज ही एक्सपायरी हो जाएगी। और जैसे ही आज एंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर कल से अप्रैल, मई और जून ये एक्सपायरी चलेगी। तो 3 सीरीज में आप सौदे कर सकते हो। सौदा एक्सपायरी मतलब वो लास्ट डे है कि उसका ट्रेड होगा। जैसे मार्च का आज लास्ट डेट है, जितने भी मार्च के सौदे हैं आज खत्म हो जाने हैं। किसने परचेज कर रखा है तो सेल कर लेगा, सेल कर रखा है तो परचेज कर लेगा। ये एसबीआई फ्यूचर है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये एसबीआई, मैंने मार्च फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा सर, ऐसे ही मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन भी आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। यहाँ पर एसबीआई का, एसबीआई कॉल ऑप्शन सीई लिखते ही देखो बहुत सारे आ गया, मार्च 580, 590, 600 वगैरह जो भी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर, हाँ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रेट है, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रेट है। जैसे ही 550 लिखा, ये कॉल ऑप्शन सी मतलब कॉल ऑप्शन, ऐसे ही पुट ऑप्शन पी। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अभी मैं इनके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा, वन बाय वन हम करेंगे। तो अभी तो बस मैंने आपको दिखाया है कि देखो इस तरीके से अलग अलग चीजें आएंगी। यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉपर कि भैया ये ऑप्शन है, ये फ्यूचर है, और ये कैसे इनका चार्ट काम करता है, कैसे ये ट्रेड होंगे, कैसे आप यहाँ पर इनका बाय और सेल कर सकते हो। ये जिंदल स्टील बाय कैसे करोगे, सेल करना हो तो सेल के अंदर क्या क्या है, टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एसएफएम में सीखने को मिलेंगी। चलिए, तो आज के लिए ओवरव्यू खत्म, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। हाँ जी, अब अपने रिव्यूज दे सकते हो कि भैया आपको एसएफएम कैसा फील हो रहा है, क्योंकि 2-3 बच्चों ने दिया था। हाँ, जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है, जैसे यश है, दिव्यांशु है, हाँ जी, इनको तो मस्त लगने वाला है। बाकी को कृष्णा, हाँ कृष्णा को भी इंटरेस्ट है, इसका तो नाम ही आईपीओ है। ठीक है जी। और चारुल, दिव्या, हर्षित, राघव, रिमझिम, ठीक है, जो जो बच्चे हैं किसी का नाम नहीं लिया हो तो उन सबको भी क्या करना होगा, मार्केट में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना होगा, ठीक है। और मार्केट में इंटरेस्ट तो मैं दिला दूंगा, जब इतना बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाऊंगा तुमको तो अपने आप तुम्हें मजा आएगा। चलिए, ओके, चलो थैंक यू, बाय।